नमस्कार। हम कर रहे हैं एग्ज़ाम सीरीज़ बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कि कौन से क्वेश्चंस कैसे कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जिनको हम लास्ट टाइम पे पढ़ सकते हैं और मार्किंग जो है वो बेटर की जा सकती है। उसके लिए हम चैप्टर नंबर 8 में पहुंच चुके हैं। चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, बाकी चैप्टर्स हम कर चुके हैं। नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, इसी चैनल पे पहले से वीडियो अवेलेबल है। और अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 विद्युत चुम्बकीय तरंगे EMW। एक छोटा सा चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है, केवल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है। कभी 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, जनरली 2 मार्क्स का है चैप्टर। ये 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और सिंपल सी डेफिनेशन में पूछी जाती है। तो 5-7 क्वेश्चन इसके अंदर हैं जिनको अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो क्वेश्चन उनमें से हमें मिलने की संभावना मैक्सिमम रहती है। जब चैप्टर की शुरुआत होती है तो सबसे पहली बात है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे की उत्पत्ति का स्रोत क्या है, कैसे उत्पन्न होती है? तो वाइब्रेटिंग आचार जो होता है, त्वरित आवेश जिसके वेग में परिवर्तन होता रहे, मूवमेंट होता रहे, कंपन होता रहे, वो जो आवेश होता है उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होते हैं और दोनों मिलकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करते हैं। इसीलिए सिंपल सा आंसर आपको लिखना है। इसमें एक वर्ड त्वरित आवेश लिख सकते हो, आप वाइब्रेटिंग आवेश लिख सकते हो और कंपनशील आवेश, कंपन करता हुआ आवेश लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसके अंदर फिर विस्थापन धारा को परिभाषित करो, या इसमें आपसे वो भी पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला भी विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो ID इज इक्वल टू लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट d∅/dt। ये जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, यहाँ विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। तो विस्थापन धारा। तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो है मैक्सवेल की समीकरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखें ज़रूर। मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है लगभग। और मैक्सवेल की जो समीकरण है वो कोई अलग से नहीं है, 4 समीकरणें हैं। 4 समीकरणें जो पहले पूरे चैप्टर की पूरी बुक के अंदर आ चुकी है। पहली समीकरण पहले चैप्टर में आती है, गॉस के नियम की पहली समीकरण है, EDS इज इक्वल टू सिग्मा Q/ε0। दूसरी समीकरण चैप्टर नंबर 5 में आती है, गॉसेस लॉ जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए, पहला विद्युत क्षेत्र के लिए, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के लिए। चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या है, BDS इज इक्वल टू 0, कि बंद पृष्ठ में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान हमेशा 0 होता है। तीसरी समीकरण जो है वो है फेराडे का लॉ, फेराडेज लॉ। फेराडे लॉ क्या है, EDL इज इक्वल टू -d∅/dt। फ्लक्स में परिवर्तन की दर जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। और चौथी समीकरण है, उसको बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल समीकरण। ये इसको अलग से आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको अलग से पूछा जा चुका है बहुत बार, तो ये ज़रूर आप ध्यान रखें। ये कहाँ से आई है, एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन, यानी एम्पियर का जो नियम है जो चैप्टर नंबर 4 में पढ़ते हैं कि बंद पथ से गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान μ0 × सिग्मा I के बराबर होता है। तो मैक्सवेल ने क्या बताया, यहाँ जो करंट है वो 2 तरह करंट होता है, IC और ID। IC कंडक्शन करंट है, चालन धारा, और ये डिस्प्लेसमेंट करंट है, विस्थापन धारा। तो यहाँ जब इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है μ0, I की जगह वैल्यू आती है IC + ID × d∅/dt। तो ये एक स्टेप इसके अंदर और ऐड हो जाता है, ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है वही एम्पियर का नियम। मैक्सवेल ने इसके अंदर एक चीज़ ऐड कर दी कि करंट यहाँ केवल एक करंट नहीं होगा, या डिस्प्लेसमेंट करंट भी साथ में होगा, तो दोनों के योग के बराबर होता है। तो इक्वेशन बन गई BDL इज इक्वल टू μ0 × IC + ID × d∅E/dt। इसको ज़रूर आप अच्छे से ध्यान रख लें बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन है ये एग्जाम के लिए। फिर आती है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणधर्म। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के कई गुणधर्म है। इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं जनरली ये पूछ लिया जाता है, कोई 2 विशेषता लिखो, कोई 2 गुण लिखो, या 1-2 विशेषताएं जिनमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ प्रकृति क्या होती है, जिनके अंदर तरंग संचरण की दिशा की लंबवत होती है तरंगे, यानी जिस डायरेक्शन में तरंग मूव कर रही है उसके कंपन उसके परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर है। यानी तरंग ऐसे जा रही है और कंपन ऐसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, इसका मतलब वो अनुप्रस्थ होगी। जिनमें तरंग भी ऐसे जा रही है और कंपन भी ऐसे हो रहे हैं जैसे स्प्रिंग में होते हैं, तो वो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। तो इनकी प्रकृति ध्यान रखें, अनुप्रस्थ होती है, एक चीज़। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लंबवत होते हैं और ये तरंग संचरण के भी लंबवत होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर कालांतर क्या होता है, 0। कालांतर पूछ लेते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में E और B में कितना कालांतर होता है, तो E और B दोनों ही क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो दोनों में कालांतर 0 होता है, ठीक है। तीसरी बात यहाँ से पूछ लेते हैं इसके अंदर कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुणधर्म में, तो अगर कोई भी पूछ ले तो आप कोई भी लिख सकते हो क्या, कि इसके लिए जो प्रकाश के वेग से गति करती है कि निर्वात के अंदर, तो प्रकाश के वेग की जो वैल्यू है वो कहाँ से आती है, सोल्व यहाँ से की जाती है, 1/√μ0 × ε0। एक चीज़ और आप यहाँ ध्यान रख लें, मैंने नहीं लिखी है इसके अंदर, क्या कि प्रूफ करो कि
प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में तरंगों का वेग इतना होता है, ये प्रूफ करो। तो निर्वात में तरंगों का जो वेग है वो इस फॉर्मूले से सोल्व किया जाता है। यहाँ पर जब आप म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखोगे तो ये कैंसिल आउट हो गए, इतने आंसर आ जाएगा। आप सोल्व करके देख सकते हो। इसकी वैल्यू रखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9×10⁹, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी वैल्यू सिंप्लीफाई सोल्व होके ये अंडर से बाहर निकालेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगर ये बात माध्यम में पूछी जाए तो v = 1/√μ × एप्सिलॉन होती है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रूर आप ध्यान रखें। यहाँ से आता है न्यूमेरिकल, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी आते हैं और वो न्यूमेरिकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह यही है। सबसे इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जगह यही है। इसको ध्यान रख लिया तो न्यूमेरिकल हो जाएगा कि प्रकाश का जो वेग होता है निर्वात में c के बराबर, वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। विद्युत क्षेत्र E, चुंबकीय क्षेत्र B, इन दोनों के अनुपात के। अब आपको क्वेश्चन क्या दिया जाएगा, आपको चुंबकीय क्षेत्र का मान दे दिया तो विद्युत क्षेत्र पूछ लेंगे, तो E = B इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया, E दे देंगे तो B पूछ लिया, B इधर आ जाएगा, C इधर डिवाइड में आ जाएगा। दो में से एक वैल्यू दे दी जाएगी, ये पूछ जाएगी। निर्वात के लिए पूछे तो भी वही बात है, E0/B0 आ जाएगा। माध्यम के लिए पूछे E/B। हर स्थिति में इनका अनुपात हमेशा C के बराबर होता है। अब आती है नेक्स्ट बात इसके अंदर जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का चुंबकीय क्षेत्र B0 = 15 × 10⁻8 टेस्ला है, विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का दे दिया है, विद्युत क्षेत्र का ऊपर वाले जो फॉर्मूला हमने बात की थी इसमें रखोगे और सोल्व कर लोगे, ठीक है। अब बात आती है लास्ट, इसके अंदर एक टॉपिक और जो और महत्वपूर्ण है जिसको करना है, जिसका नाम है वो विद्युत चुंबकीय तरंग, पूरा चैप्टर उससे रिलेटेड है। उसमें क्या है, उसमें तरंगों के बारे में बताया गया है। तो देखो क्वेश्चन यहाँ दो तरह से आता है। आपको एक इस पूरी बुक के अंदर लास्ट पेज पे एक टेबल बनी हुई है तरंगों के बारे में उसमें क्रम लिखा हुआ है तरंगों का। तो एक तो आप क्या करो, क्रम ध्यान रख लो इसका, तरंग देरे के आधार पे रख लो, आवर्ती के आधार पे उसका उल्टा होता है। आप सभी का ध्यान रख लो, शुरू से ही ध्यान रख लो ठीक है। और आपको क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कोई भी 3 दे दी तरंगे, बीच में से कोई भी एक छोड़ के एक दे दी, कोई भी दे दी, तो आप वो कह देंगे तरंग देरे के बढ़ते क्रम में लिखो या तरंग देरे के घटते क्रम में लिखो। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ऐसे में अगर आपको सारी तरंगों के बारे में लगातार क्रम से पता है तो आप उसके बारे में कोई भी जो बीच का पूछा गया हो चाहे आगे पीछे का हो उसके बारे में बताया जा सकता है। तो एक तो ये क्रम जरूर आप ध्यान रखें, एक चीज़। दूसरी चीज़ ध्यान रखनी है इसके अंदर क्या, इनकी वेवलेंथ वगैरह ये नहीं पूछ जाती है कोई भी ज़्यादा, डाटा वगैरह इनको याद रखने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक चीज़ पूछ ली जाती है, तरंगों के उपयोग उपयोग का ज़रूर ध्यान रखें। उपयोग पूछ लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में या रेडियो तरंगों के कोई 2 उपयोग लिखो, अवरक्त तरंगों के कोई 2 उपयोग लिखो, एक्स किरणों का क्या उपयोग है, गामा किरणों का कहाँ उपयोग है, रिमोट कंट्रोल में कैसी तरंगें प्रयोग की जाती है। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, रिमोट कंट्रोल में कैसी तरंगें प्रयोग की जाती है, किस भोजन को शुद्ध रखने में या कीटाणु से बचाने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है, एक्सरे करने में या बॉडी में किसी भी मेटेलिक चीज़ का पता लगाने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो आपको उपयोग देकर ये पूछ लेंगे कौन सी तरंगें यहाँ काम आती हैं। तो इसीलिए तरंगों में 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक तो तरंग देने का क्रम, एक बढ़ता ध्यान रख लोगे तो घटता भी हो जाएगा, और दूसरा ये ध्यान रख लो आप कि इन तरंगों के उपयोग 2-2, 3-3 उपयोग ज़रूर आप ध्यान रखो, किताब के अंदर दे रखें, उसमें से आप पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो ये 5-6 क्वेश्चन जो है वो आप इनको रिवाइज़ कर लें, आपको क्वेश्चन जो है वो पेपर में आने की संभावनाएँ बहुत रहती है, इनमें से आ सकता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर को फिर अपडेट करेंगे, 1-2 दिन में एग्ज़ाम होने वाले हैं, कोशिश करेंगे जितने हो सकें ताकि अच्छे से तैयारी करते रहिए। लोड लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना जितना बेटर कर सकते हैं उतना बेटर करिए, उसके बाद जो भी रिज़ल्ट रहते हैं अच्छे हैं और उनके साथ आगे बढ़ जाओ। लाइफ बहुत बेटर है, बस बेटर करते रहें। ओके, थैंक यू।